हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये वीडियो आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगी। पार्ट वन में हम कवर करेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एबॉलिश करके फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, अदर हाफ में हम जो रेस्ट ऑफ टॉपिक बचेंगे उनको डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडिया के बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्लास 9th में ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो पूरे वर्ल्ड में एक ये मैसेज देना चाहता था कि अगर कोई आपके राइट्स को सप्रेस कर रहा है, आपकी मोरल वैल्यू को हार्म कर रहा है, या फिर आपको किसी भी टाइप से सप्रेस किया जा रहा है, जो आप पे रूल कर रहे हैं या जो कंट्री का गवर्नेंस सिस्टम है, आप उसको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो उसको नहीं हटा सकते। तो जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उसने वर्ल्ड वाइड एक मैसेज दे दिया कि आप क्या कर सकते हो। रिवॉल्यूशन के थ्रू जो आपका गवर्नेंस बॉडी, आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको वो पसंद नहीं, या आपको वो बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि बाई बर्थ आपको उनके नीचे ही रहना है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या क्या कवर करना है। तो जो पहला टॉपिक कवर करना है वो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। कि 18th सेंचुरी के टाइम पे जो फ्रांस की सोसाइटी थी, जो फ्रांस के लोग थे, वो कैसे एक दूसरे से डाइवर्स थे, एक दूसरे से कैसे अलग थे। ये सब हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक में कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। इसके बाद अब फ्रांस की सोसाइटी की बात की, अब चैप्टर का ही नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो जो रेवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब रेवोल्यूशन हो गया तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट उसका निकल के आएगा। तो हम ये देखेंगे थर्ड टॉपिक में कि हाउ फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। मोनार्की हटा के फ्रांस कैसे एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। तो चलिए फिर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हमें जिस किंग के बारे में पढ़ना है उनका नाम है लुइस 16।
अब ये हम ये देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी के, अब 18th सेंचुरी कौन सा टाइम पीरियड होगा, बहुत से बार सारे बच्चों को डाउट होता है। जो 1700 से लेके 1800 का टाइम पीरियड होगा, ये क्या कहलाएगा आपका, ये होगा आपका 18th सेंचुरी। ये क्या है आपका 18th सेंचुरी। अब इस टाइम पे जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। जो फर्स्ट स्टेट थी उसको हम क्लर्जी बोलते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी लोग आते थे, थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो छोटे छोटे काम करते थे, और ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे सिर्फ यही टैक्स देते थे। अब जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे इसमें आपके क्लर्जी लोग आते थे, क्लर्जी लोग आते थे, इनको बाई बर्थ ही कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे। दैट मीन्स इनको एग्जेम्प कर दिया गया था किस टाइप से, किया इनको किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं देना। क्लर्जी लोग क्या है, टैक्स फ्री है। इसके बाद जो सेकंड स्टेट आता है, सेकंड स्टेट में सारे नोबिलिटी कैंडिडेट थे। नोबिलिटी कैंडिडेट दैट मीन्स जो बिग एरिस्टोक्रेट्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ये किस में आ रहे हैं, सेकंड स्टेट में आ रहे हैं। इनको भी क्या था, इनको भी किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे ये तो फ्री हो गए टैक्स देने से। तो सारा का सारा टैक्स किस पे लगाया जाएगा, जो सारा का सारा टैक्स है वो देंगे कौन, थर्ड स्टेट के लोग। अब थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग आ जाते हैं, थर्ड स्टेट में आ जाएंगे आपके पीजेंट्स हो जाएंगे, आर्टिसंस हो गए, सिटी वर्कर्स हो गए, मिडिल क्लास पीपल हो गए जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये थर्ड स्टेट के लोग होंगे। इनके पास किसी भी टाइप का कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं है। और जितना भी फ्रांस में टैक्स होगा वो सारा का सारा कौन देगा, थर्ड स्टेट के लोग। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको फेस करनी पड़ रही है, थर्ड स्टेट के लोगों को। तो रिवोल्यूशन भी कौन करेगा, थर्ड स्टेट के लोग, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उनको तो प्रिविलेज दे रखा है किंग ने कि आपको किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं देना है। इवन ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे ये भी टैक्स कलेक्ट करते थे। अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उनमें से पहला टैक्स था टीथे। टीथे टैक्स था। टीथे क्या था, जो फर्स्ट स्टेट को टैक्स जाता था। दैट मीन्स क्लर्जी को, जो क्लर्जी लोग जो टैक्स लेते थे वो कौन सा टैक्स था, टीथे टैक्स था। और एक टैक्स था आपका टेले। टेले क्या था, ये जाता था डायरेक्ट स्टेट को, दैट मीन्स ये जाता था किंग को। दो टाइप के टैक्स देने पड़ते थे, और ये जो टीथे और टेले देते थे ये कौन देते थे, थर्ड स्टेट के लोग। अब थर्ड स्टेट के लोग पहले तो ये फर्स्ट स्टेट के लोगों को टैक्स दे रहे हैं। ये जो टीथे होता था, ये जो टीथे टैक्स है बेटा, ये क्या है, ये एक टाइप का रिलीजियस टैक्स है। जैसा होता है सारे रिलीजन्स में होता है। अब जैसे आप हिंदू रिलीजन में देखोगे, मंदिर जाओगे तो दान पात्र बना होता है, वो क्या है, एक टाइप का रिलीजियस टैक्स है। तो ऐसे फ्रांस की जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, उसमें टू टाइप्स के टैक्स देने पड़ते थे लोगों को। पहला था टीथे और दूसरा था टेले। और टीथे हो गया आपका रिलीजियस टैक्स जो आपको फर्स्ट स्टेट को देना है, और जो टेले है ये आपको स्टेट को देना है, दैट मीन्स ये कंट्री के देना है आपको, किंग लिस्ट 16 को ये टैक्स देना है आपको। अब हम देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। अब फ्यूडल सिस्टम क्या है, फ्यूडल सिस्टम एक तरह का ओल्ड रेजिम ही, ओल्ड रेजिम मतलब एक पुरानी परंपरा है। फ्यूडल सिस्टम क्या है, एक पुरानी परंपरा है जिसमें क्या होगा, एक लॉर्ड होगा और दूसरा क्या होगा, सर्वेंट होगा। अब सर्वेंट का काम होगा कि आपको क्या करना है, अपने लॉर्ड को सर्विस प्रोवाइड करना है। ये कौन है, ये सर्विस गिवर है। ये लॉर्ड कौन है, ये सर्विस टेकर है। अब ये जो सर्वेंट है इनका मतलब क्या है कि ये पुरानी परंपरा चली आ रही है कि इनका काम ही है सिर्फ अपने जो लॉर्ड है या इनसे अच्छे। अब फ्रांस में सर्वेंट का काम कौन करेगा, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों का काम करते थे। और ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनको किसी भी टाइप का कोई अलाउंस नहीं था कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट की सोसाइटी में बिना परमिशन के चले जाएं। अगर इनको किसी काम के लिए बुलाया भी जा रहा है तो पहले इनको परमिशन लेनी पड़ेगी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों से। और ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं इनको किसी भी टाइप का कोई रुपया नहीं मिलेगा, ये जो सर्विस दे रहे हैं फर्स्ट स्टेट के लोगों को, सेकंड स्टेट के लोगों को। दैट मीन्स ये जो अपने लॉर्ड को दे रहे हैं, ये इसको इनको इसका एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अब एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहते हैं।
इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने एरिस्टोटल ने ये बताया कि जो स्लेवरी सिस्टम है ये बढ़िया है, ये होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर से चीजें सीखेगा, और इससे अगर सर्वेंट अपने मास्टर को या अपने लॉर्ड को अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उससे उसका काम क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, जिससे जो उनका सर्वेंट, उनका जो मास्टर है, जो उनको लॉर्ड है, वो दूसरी चीजों को सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो एरिस्टोटल लाइक फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या किया, ये स्लेवरी है इस चीज को सपोर्ट किया। तो फ्यूडल सिस्टम क्या, फ्यूडल सिस्टम इज जस्ट लाइक ओल्ड regime। इसमें क्या है, देयर इज वन लॉर्ड एंड देयर इज वन सर्वेंट। सर्वेंट आर सर्विस गिवर्स एंड लॉर्ड्स आर सर्विस टेकर्स। तो इसमें क्या है कि सर्वेंट्स को कंपलसरी है कि अपने लॉर्ड को सर्विस देना ही देना है, एंड फॉर दैट ही डोंट चार्ज एनी काइंड ऑफ रुपीज। तो इसके लिए उसको किसी भी टाइप का ये नहीं कि रुपए मिलेगा। तो क्या है, ये पुरानी परंपरा है, ये सारी की सारी एक टाइप का स्टेरियोटाइप है कि जो सर्वेंट्स हैं ये पैदा ही इसलिए हुए ताकि ये अपने लॉर्ड को सर्विस दे सकें। तो इसी तरह यही फ्यूडल सिस्टम फ्रांस में भी एग्जिस्ट करता था कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ये क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब है, एक ऐसी सिचुएशन वेयर जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो ही इंडेंजर्ड सिचुएशन में पहुंच जाए। दैट मीन्स जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, दैट मीन्स जो आप फूड, जस्ट लाइक फूड क्या है, लिवलीहुड के लिए बहुत जरूरी है, अब वही क्या पहुंच गया, इंडेंजर्ड पोजीशन में पहुंच गया है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहलाएगा। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। अब बात आती है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो कैसे गया फ्रांस में। तो फ्रांस का जो वेदर होता है वो बहुत खराब हो जाता है। तो जब फ्रांस का वेदर खराब होगा तो क्या होगा, जो हार्वेस्ट होगा बैड हो जाएगा, दैट मीन्स जो क्रॉप हो जाएगा फेलियर हो जाएगा। अब जब क्रॉप ही नहीं होगी दैट मीन्स आपने जो एग्रीकल्चर है वही खराब हो गया, हार्वेस्टिंग ही अच्छी नहीं हो पाई, उससे क्या हो जाएगा, स्कैरसिटी हो जाएगी, ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी। अब जब ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, अब आपके पास पहले क्या हुआ, बैड हार्वेस्टिंग सीजन, देन अब आपके पास एग्रीकल्चर ही खराब हो गया है, तो उससे क्या होगा, ग्रेन्स कम होंगे आपके पास। जब ग्रेन्स आपके पास कम होंगे तो फूड के क्या प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, जब आपके क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब खाने की कमी है, जब खाने की कमी है तो उस टाइम क्या होगा, प्राइसेस हाई हो जाएंगे। इसके बाद अब प्राइसेस हाई होंगे तो जो रिच कैंडिडेट है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उनको किसी भी टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा, जो पुअर कैंडिडेट है, उनको क्या होगा, ये ज्यादा लंबे समय तक क्या होगा, जो इनका बेसिक, अब फ्रांस का स्टेपल फूड क्या है, ब्रेड है। ब्रेड क्या है, फ्रांस का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है जो हम डेली खाते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, रोटी यहाँ का स्टेपल फूड है, तो फ्रांस का स्टेपल फूड है ब्रेड। तो अब प्राइसेस बढ़ जाएंगे ब्रेड के, जब ब्रेड ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए तो जो गरीब लोग हैं वो तो खरीद नहीं पाएंगे। अब क्या होगा, जब सर्वाइवल के लिए ही लड़ाई होगी तो क्या लोग मरने कटने पे आ जाएंगे, दैट मीन्स क्या होगा, अब लोग खाने के लिए ही लड़ने लग रहे हैं। दैट मीन्स अब ब्रेड के लिए क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। अब जब लड़ाई होगी तो इससे क्या होगा, अब कहीं पे भी अगर वॉर जैसी सिचुएशन बन रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक तो लोग जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उससे मर जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट, अब राइट्स होंगे, दंगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग मरेंगे। इसके साथ साथ क्या है, अब खाने की शॉर्टेज है तो हंगर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो कुछ लोग क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट से मर रहे हैं, कुछ लोग हंगर से मर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, अब क्योंकि वेदर कंडीशन खराब है, डेथ भी हो रही है, तो इससे कई सारी चीजें हो रही, डिसीजेज डेवलप हो जाएंगी बहुत सारी। जब आप खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, डिसीजें होंगी बहुत सारी, आपकी बॉडी हो जाए क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई। तो लोग जीने के लिए मतलब सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं, कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन है पहले 1715 में कितनी थी, 23 मिलियन थी। अब 23 मिलियन से जैसे ही 1789 का टाइम पीरियड आता है उस टाइम कितनी हो गई, 28 मिलियन हो गई। तो इससे जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें ज्यादा खाना चाहिए होगा, ज्यादा ग्रेन्स चाहिए होंगे। जब ज्यादा ग्रेन्स चाहिए होंगे तो क्या होगा, सर्वाइवल के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ जब क्रॉप फेलियर हो जाता है, दैट मीन्स वेदर खराब हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है वो उस पेस से नहीं हो पाता उतना, मतलब जितनी डिमांड है उतना हम फूड क्या कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे भी हमारा क्या हो रहा है, सर्वाइवल पे दिक्कत आ रही है। इसके साथ क्या कि जो मतलब आपके लेबर्स हैं उनकी तो फिक्स्ड वेजेस हैं।
अब जैसा चला आ रहा है, दैट मीन्स एक आपने डेली रूटीन पकड़ लिया तो अब उसके साथ फ्लो में आप चलते जाओगे। लेकिन अगर कभी भी अप डाउन होगा तो रिच क्लास की सोसाइटी क्या है, वो तो मैनेज कर ले जाएगी। लेकिन अगर फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें जो लोअर एंड ऑफ द सोसाइटी यानी थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो उनको मैनेज करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो इससे जो स्कैरिसिटी बन रही है, जो ये स्ट्रगल तैयार हो रहा है सर्वाइवल के लिए, इसमें जो गैप है रिच और पुअर के बीच में क्या हो रहा है, ये और बढ़ता चला जाएगा। जो पुअर हैं वो और पुअर होते चले जाएंगे और जो रिच हैं वो और रिच होते चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा जो सर्वाइवल के लिए क्राइसिस हुई है, इसके लिए अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वेदर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो जो ड्रॉट है, ड्रॉट ने क्या कर दिया, जो हार्वेस्ट सीजन है, जो हार्वेस्ट है वो क्या कर दिया, घटा दिया। तो इससे क्या हुआ, जब हमारा बैड हार्वेस्ट हो गया, इससे ही डिसाइड हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल है वो अब खतरे में है। दैट मीन्स जब क्रॉप ही नहीं ग्रो हो पाई, हार्वेस्ट ही नहीं अच्छे से हो पाया, तो हमारे पास कहीं ना कहीं स्कैरिसिटी देखने को मिलेगी फूड की। तो ये क्या था आपका, कि ये था सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुआ, लोग कैसे, फ्रांस के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए अपने। अब फ्रांस में क्या हो गया है, लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो थर्ड स्टेट के लोग हैं सबसे ज्यादा सप्रेस वही हो रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशान वही हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये मोड बना लिया कि अब क्या करना चाहिए उनको। अब आपका बेसिक लिवलीहुड ही इंडेंजर्ड सिचुएशन में है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि अब लोग, क्योंकि ये चीज मान चुके हैं कि किंग तो उनकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो अब लोग किस चीज पे रिलाई करेंगे, अब वो करना चाहेंगे रेवोल्यूशन। पहली चिंगारी लग जा रही है अब यहीं से रेवोल्यूशन की। और उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे आपके ये जो फिलोसफर्स हैं। तो अब क्या होता है, अब आपको आइडिया देने वाला कोई ना कोई चाहिए, सोसाइटी में एक विजनरी पर्सनालिटी चाहिए, विजन दिखाने वाला चाहिए। अगर आपको ये चीज बताने वाला कोई है कि आपको कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज कर ले जाओगे। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं जो फिलोसफर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अब उसमें जो पहले फिलोसफर आते हैं वो कौन है आपके, वो है आपके जॉन लॉक। जॉन लॉक की बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक आप देख पा रहे होंगे, जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, क्या क्रिटिसाइज किया है, इन्होंने सिंपल सी बात क्या कही है कि आपको जो किंग है, किंग को गॉड नहीं मानना। अभी तक फ्रांस में क्या सिस्टम चला, फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा है, ओल्ड रिजीम ही लोग फॉलो कर रहे हैं कि हाँ फ्यूडल सिस्टम में होता है कि मतलब एक लॉर्ड होगा, एक सर्वेंट होगा, सर्वेंट का काम है लॉर्ड को सर्विस देना। तो उसी तरह ओल्ड रिजीम सिस्टम फ्रांस में फॉलो होता था। वहाँ के जो लोग थे वो किंग को गॉड की तरह ट्रीट करते थे कि हाँ जैसा किंग कह रहा है वो सही कह रहा है, उसके पास डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जॉन लॉक ने क्या कहा, सबसे पहले एक काम करो तुम लोग कि किंग को गॉड मानना बंद कर दो। अब क्या करना है आपको, आपको ये नहीं करना, आप किंग इज नॉट अ गॉड। अब लोगों को जब ये बात बताई जा रही है किंग इज नॉट अ गॉड, तो लोग कहीं ना कहीं एक विजन क्रिएट कर रहे हैं, किस चीज के लिए, रेवोल्यूशन के लिए। क्योंकि किंग भी उनका कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फ्रांस की ट्रेजरी इम्पटी है। और वो क्या किया जा रहा है, किंग लुइस 16 क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक काम कर रहे हैं फ्रांस की जनता के साथ, क्या कर रहे हैं, बार बार टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं। टैक्स के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब टैक्स ले भी किससे रहे हैं, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों से। अब एक प्रॉपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब परेशान है तो लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट कर देंगे। हमारे जो नेक्स्ट फिलोसफर है उनका क्या नाम है, जे जे रोसो। और जो जे जे रोसो है उनकी बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक जो आई थी वो आई थी 1762 में। अब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जे जे रोसो ये बताते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी सिटीजन है, क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में, पीपल के बीच में और जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। और लोगों के पास ये राइट भी होना चाहिए कि किसी भी टाइम वो अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है। दैट मीन्स जोर्ज आर ऑल्सो ट्राइंग टू से दैट देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसा नहीं कि आपका जो किंग है वही जो चाहेगा वो होता रहेगा, किसी भी टाइप से आपके पास कोई राइट नहीं है। men should have the right to change their government if they are not satisfied with their monarch, their kings or their democratic leaders. There should be a right in citizens that they can change their government. तो जे जे रोसो क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होनी चाहिए लोगों के बीच में और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और whenever want to change their government they can।
अब जो थर्ड फिलोसफर हैं आपके फ्रांस के, वो कौन है? मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब जो द स्पिरिट ऑफ लॉज है, इसमें इन्होंने क्या बताया? डिवीजन ऑफ पावर, देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर। क्या होनी चाहिए? डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। किसके किसके बीच में? लेजिस्लेचर के पास पावर होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है? एक साइड लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी साइड क्या है कि अब फिलोसफर्स लोगों को एक विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि आपके राइट सप्रेस हो रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं क्या होगा? रेवोल्यूशन होगा। अब क्या होता है कि ऑन 5 मई 1789 एक स्टेट जनरल असेंबली बुलाते हैं आपके, कौन? किंग लुइस 16। अब स्टेट जनरल असेंबली ये जो बुलाई जाती, इसमें कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशन है स्टार्ट होने की संभावनाएं पूरी क्रिएट हो जाती। अब क्या होता है? स्टेट जनरल असेंबली बुला ली गई किंग लुइस 16 ने। अब इसमें क्या हुआ? 300 मेंबर्स आ गए फर्स्ट स्टेट के, 300 मेंबर्स आ गए सेकंड स्टेट के, और 600 मेंबर्स आ रहे हैं थर्ड स्टेट के। तो इसमें क्या है कि सबसे जो मतलब कम मेंबर्स आए वो थर्ड स्टेट से आए। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की पॉपुलेशन है, ये दोनों मिला के 10% है, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो कितने हैं? 90% हैं। अब ये यहाँ तक तो बातें ठीक थी, लेकिन जो अब फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोग थे, इनके लिए किंग लुइस 16 ने सिटिंग व्यवस्था करा के रखी थी। दैट मीन्स ये लोग आ रहे हैं टैक्स इंक्रीमेंट के लिए, टैक्स इंक्रीमेंट की बात होगी तो ये लोग बैठ के बात करेंगे, और जो थर्ड स्टेट के लोग होंगे वो क्या होंगे? स्टैंड होके बात करेंगे। दैट मीन्स दे शुड हैव टू स्टैंड बैक रहना है इनको। अब पहली चीज चलो, लेकिन फिर भी थर्ड स्टेट, इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग आए थे, इसमें सारे के सारे एजुकेटेड लोग आए हुए थे जो चीजें समझते थे। अब किंग लुइस 16 ने क्या कर दिया? किंग लुइस 16 ने क्या कहा कि मतलब ये जो वोट वैल्यू है, अब टैक्स इंक्रीज करना है। ये स्टेट जनरल असेंबली किस लिए बुलाई गई है? फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स के इंक्रीमेंट के लिए स्टेट जनरल असेंबली बुलाई गई है। तो लेकिन जो किंग लुइस 16 थे, उन्होंने क्या किया? जो वोट वैल्यू है, दिस शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे फर्स्ट स्टेट है, तो फर्स्ट स्टेट की वोट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, भले ही रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं? 300 है। सेकंड स्टेट की कितनी होगी? 1। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव से मतलब नहीं। और जो 600 थर्ड स्टेट के लोग, इसकी भी वोट वैल्यू कितनी है? 1 होगी। लेकिन अब इसमें क्या हो जाता है कि जो आपके ये लोग हैं, ये मानने से मना कर देते हैं। थर्ड स्टेट के लोग क्यों माने? अब थर्ड स्टेट के लोग तो 600, ये क्या डिमांड करते हैं? ये डिमांड करते हैं कि जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, जो वोट वैल्यू, वो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और नंबर ऑफ पीपल से डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन किंग लुइस 16 ये बात नहीं मानते हैं। ये बात नहीं मानते हैं, तो ये जो मीटिंग बुलाई जाती है स्टेट जनरल असेंबली की, ये फेल हो जाती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो खुद ये बात नहीं मानते हैं। वो क्या नहीं मानते? वो क्या चाहते हैं कि
ये जो, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि हम लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वोट वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल। और किंग लुइस 16 क्या चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेट्स वोट वैल्यू क्या करे, जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं उनकी वोट वैल्यू 1 है, सेकंड स्टेट के लोग हैं उसकी वोट वैल्यू 1 है, थर्ड स्टेट के लोगों की वोट वैल्यू। इससे जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं ये बात नहीं मानते हैं, और इससे क्या हो जाता है, जो स्टेट जनरल असेंबली क्या होती है, फेल हो जाती है। और ये जो स्टेट जनरल असेंबली बुलाई गई टैक्स इंक्रीमेंट के लिए, इसका कोई डिसीजन नहीं निकलता पर्टिकुलरली। तो इससे क्या, अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं मूड बना लिया है रेवोल्यूशन करने का, क्योंकि यहाँ पे उनको वैल्यू वो चीज नहीं मिल रही जो वो चीज डिजर्व करते हैं। अब ये लोग स्टेट जनरल असेंबली में बुलाए भी गए हैं, तो क्या है, इनको खड़े होके बात करनी है, इनको ये राइट नहीं है कि वहां पे बैठ के बात कर सकें। अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, अब ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब ये पूरे फ्रांस के लिए क्या होंगे, एक स्पोक्समैन की तरह होंगे, एक रिवोल्ट के लोगों को इकट्ठा करेंगे, जिससे क्या होगा, ये अल्टीमेट गोल क्या है, जो फ्रांस की जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, अब ये क्या चाहते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं फ्रांस के लिए। अब इसमें क्या है, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, ये एक टेनिस कोर्ट है वर्साइल्स में, वहां पे इकट्ठा होते हैं। और ये जो डेट होती है 20 जून 1789 को, ये खुद को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। ये थर्ड स्टेट के लोग गए थे स्टेट जनरल असेंबली में, उनकी कोई बात सुनी नहीं गई, तो इन्होंने क्या किया, खुद को असेंबल किया एक हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, और जो कि वर्साइल्स में था, वहां पे इन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी। ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि फ्रांस में क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं फ्रांस के लिए। और ये दे वांट टू कर्टेल द पावर ऑफ द मोनार्क, दैट मींस जो किंग लुइस 16 है उसकी पावर क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ये जो मिराबियो और एबीसीएस हैं, ये तो वैसे तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे, थर्ड स्टेट के लोगों को साथ दे रहे थे। नेशनल असेंबली जो इन्होंने बनाई थी वर्साइल्स में, इसमें साथ कौन दे रहे थे, आपके मिराबियो और एबीसीएस। और जब ये बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली के लोग, तभी वहां पे क्या पीजेंट से रिवोल्ट कर दिया था बस्टाइल में, ये जो एबीसीएस हैं। ये क्या करते थे, पैम्फलेट बनाते थे, और वो पैम्फलेट का क्या नाम होता था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। हालांकि ये थे तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, मिरेबी और एबीसीएस, लेकिन ये काम किसके लिए कर रहे थे, थर्ड स्टेट के लोगों के साथ। अब ऐसा तो था नहीं कि जब जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो सारे ब्रिटिशर्स इंडिया वालों के लिए बुरे रहे हों, कुछ ने तो इंडिया की हेल्प करी। वैसे ही क्या था कि थर्ड स्टेट के लोगों की हेल्प करने के लिए कौन आगे आ रहा है, मिरेबी और एबीसीएस, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं। अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किसी भी टाइप से हमें क्या बनाना है, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जिससे जो किंग लुइस 16 की पावर है उसको लिमिट किया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का रीजन क्यों, लोग रिवोल्ट क्यों करना चाहते हैं, या लोगों ने रिवोल्ट क्यों किया। तो मेन फैक्टर क्या है, अब विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्रेशन रिवोल्ट तो होगा नहीं। तो अब सबसे मेन रीजन क्या है, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसमें सबसे पहला रीजन हम देखेंगे कि सोशल रीजन क्या है रिवॉल्यूशन होने का। तो सोशल रीजन क्या है, कि जो फ्रांस की सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में बटी हुई है, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। अब जो टैक्स प्रिविलेज है, टैक्स प्रिविलेज में क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को क्या है, किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। फर्स्ट टू स्टेट्स क्या है, दे वर द मोस्ट प्रिविलेज्ड क्लासेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। अब सोशल डिवीजन हमने क्रिएट करके रखा है कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं सिर्फ वही टैक्स देंगे, तो सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, थर्ड स्टेट के लोगों पे आ रहा है। तो जो सोशल रीजन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का क्या है, कि जो फ्रांस की सोसाइटी है वो क्या है, एक्सट्रीमली अनइक्वल एंड एक्सप्लॉइटिव। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे अनइक्वल है जो सोसाइटी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को हम स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, थर्ड स्टेट के लोगों से सारा टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। तो जो सोशल डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि अब थर्ड स्टेट के लोग रिवोल्ट करेंगे, कब तक वो सप्रेस, कब तक वो चुप बैठेंगे। अब वो एक चीज देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं है, वो हर मीटिंग में बुलाए जा रहे हैं, तो उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो एक किसी भी इंसान की एक लिमिट होती है कुछ भी सप्रेस या हार्म सहने की। तो थर्ड स्टेट के लोग अब क्या कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन है, या जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उसमें पहला रीजन क्या है, सोशल रीजन। सोशल रीजन समझ में आया। सोशल रीजन में क्या है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी कैसी अनइक्वल है।
इसके बाद दूसरा रीजन क्या है, इकोनॉमिकल रीजन है। अब जब किंग लुइस 16 के पास क्या है, जब किंग लुइस 16 के पास ही रुपए नहीं, दैट मीन्स फ्रांस की ट्रेजरी ही एम्प्टी है, तो कहाँ से अब उसके पास भी कहीं ना कहीं क्या है, मजबूरियां आ रही हैं, टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब कंट्री को भी चलाना है। और यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसे खराब हुई, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था, जिसमें अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट कराने में फ्रांस ने मदद कर दी। लेकिन जब मदद कर दी, लेकिन वो क्या एक तरह का फॉल्टी सिस्टम था, फॉल्टी सिस्टम ऑफ टैक्सेशन लाना पड़ा, क्योंकि अब जो हमारी इकोनॉमी वो तो खराब है, इससे क्या हो रहा है, हम टैक्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो पे किसको करा रहे हैं, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा बर्डन किसके ऊपर दे रहे हैं हम, थर्ड स्टेट के लोगों पे। तो इकोनॉमिकल रीजन कैसे बन रहा है फ्रांस के रेवोल्यूशन में, कि जो फ्रांस का ट्रेजरी वो भी एम्प्टी है, जब ट्रेजरी एम्प्टी है तो कंट्री चलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो वो टैक्स हम ले किससे रहे हैं, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों से। तो ये भी आपका क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक रीजन है। तो सोशल रीजन समझ में आया सबको, सोशल रीजन क्या था, कि सोसाइटी अनइक्वल है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, थर्ड स्टेट के लोगों को हम अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहे हैं, किसी भी टाइप का सोशल राइट नहीं दे रहे हैं, फ्यूडल सिस्टम के चलते उनको हम एज ए सर्वेंट ट्रीट कर रहे हैं। इकोनॉमिकल क्या दिक्कत है, कि जो फ्रांस है वो वॉर्स की वजह से क्या हुआ है, वहां पे जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी हो गई है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने हेल्प कर दी, जिससे क्या हो रहा है कि फ्रांस की इकोनॉमी और गिर गई है, और टैक्सेशन भी हम बढ़ा रहे हैं, टैक्सेशन क्या, टैक्सेशन में सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को ही हम परेशान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन का क्या माइंड मैप क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर, मैप क्रिएट करते रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, रीजन्स है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। अब थर्ड रीजन अब थर्ड रीजन क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, थर्ड रीजन क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि जो किंग लुइस 16 है वो बर्बन डायनेस्टी से आते हैं। एज वी नो दैट बर्बन फैमिली इज वेरी ऑटोक्रेटिक फैमिली। तो वैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो किंग लुइस 16 किंग बने थे, तब उनकी एज कितनी थी, 20 ईयर्स एज थी। अब इस एज में वो किंग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे ही हैव लैक ऑफ स्किल्स, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि कंट्री को चला सके। तो क्या है, जो किंग लुइस 16 है वो वीक स्किल्ड किंग है। अब इतनी कम एज में, अब किंग बन रहे हैं इतनी कम एज में, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कंट्री की मासेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपनी इकोनॉमी नहीं समझ पा रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है, एक्सट्रीम प्रोवर्टी की तरफ चला जा रहा है, दैट मीन्स गरीबी की ओर चला जा रहा है, हंगर की तरफ जा रहा है। मतलब इसने अगर चाहता तो क्या एक आप इकोनॉमिस्ट नॉमिनेट कर देता, इससे या कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स बुला के रखता, जो कि अपने अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग होते, जो कंट्री को स्टडी करते कैसे कंट्री की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ानी है। बट किंग लुइस 16 जैसे कि हम देख रहे हैं वीक स्किल्ड किंग है, दैट मीन्स जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो क्या है, बर्मन फैमिली से आते हैं, वो एक्सट्रीमली और ऑटोक्रेटिक फैमिली है। जब ऑटोक्रेटिक फैमिली है तो बचपन से ये लग्जरी में रहे हैं, इन्होंने कोई भी चीज फेस नहीं करी। जब कोई चीज फेस नहीं करी तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल स्किल है वो कहीं ना कहीं जीरो है, जिसकी वजह से फ्रांस क्या हो रहा है, एक्सट्रीम पोवर्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो किंग लुइस 16 के टाइम पे नो डेवलपमेंट सिचुएशन, दैट मीन्स डेवलपमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं फ्रांस का, और जो सिचुएशन है वो क्या हुई, और बदतर होती चली गई। दैट मीन्स एक्सट्रीम पोवर्टी कैसे आ रही, कोई भी आप प्रोविजंस नहीं ला रहे जिससे कंट्री की इकोनॉमी सुधर सके, बस एक काम कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, वो भी किसके लिए, थर्ड स्टेट के लोग सिर्फ टैक्स दें। अब इंटेलेक्चुअल रीजन क्या है, कि जो अब क्या था, जो 18th सेंचुरी थी ये कहीं ना कहीं एक फिलोसफर्स का टाइम था, जिस टाइप फिलोसफर्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, जैसे फिलोसफर हो गए आपके रोसो, इन्होंने तो पूरा पूरा अब्सोल्यूट मोनार्की का पैराडिग्म ही चेंज कर दिया, ऑफ इक्वालिटी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों में, ये नहीं होना चाहिए कि सोवरेनिटी, अब किंग है उसके पास सोवरेन पावर है, रोसो क्या कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, हम ये बात माननी ही नहीं कि किंग, रोशो ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी बुक थी, उन्होंने क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था किसके किसके बीच में, जो पीपल है और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड साइन होना चाहिए। अगर लोग चाहें तो किसी भी टाइम अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे रीजन क्या थे, रीजन थे किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के। सोशल रीजन आपने देखा, सोशल रीजन में क्या था, सोसाइटी क्या थी, अनइक्वल थी। इकोनॉमिक क्या थी, इकोनॉमिक रीजन क्या है, ट्रेजरी एम्प्टी है। इसके बाद पॉलिटिकल रीजन क्या है, पॉलिटिकल रीजन क्या है, किंग लुइस 16 के क्या पास क्या है, लैक ऑफ स्किल है।
इसके साथ इंटेलेक्चुअल रीजन में क्या है, इन्होंने जो रोसो थे इन्होंने क्या बताया, ऑब्सोल्यूट मोनार्की खत्म कर देनी, हमें क्या ले आना, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, आपको सबको पता होना चाहिए कि कॉजेज क्या है आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। अब क्या होता है 1791 में, 1791 में फ्रांस में क्या आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही है फ्रांस में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ये मतलब होता है कि किंग तो रहेगा, लेकिन अब काम कैसे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे। आपके पास किंग है, लेकिन अब किंग की पावर क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। अब ऐसा नहीं कि जो काम होगा सिर्फ किंग अकेले करेगा। अब क्योंकि किंग लुइस 16 ये चीज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब उनको कहीं कोई रीजन नहीं दिख रहा है, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं। अब फ्रांस के जो ट्रेजरी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी खराब। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है तो वो क्या करती है, दो सिटीजन्स को डिवाइड कर देती है दो चीजों में, कौन कौन से, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। और एक्टिव सिटीजन्स कौन से होते हैं, ऐसे मैन जिनकी एज कितनी है, 25 ईयर्स से ज्यादा है, और वो क्या कर रहे हैं, जो मतलब लेबर्स की जो 3 डे की अर्निंग है उसके बराबर टैक्स पे कर रहे हैं। दैट मीन्स ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे मेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 25 ईयर्स से ज्यादा है, और वो जो लेबर्स हैं उनकी 3 डेज की अर्निंग के बराबर टैक्स दे रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, उनको एक्टिव सिटीजन्स का हम स्टेटस दिए दे रहे हैं। और जो एक्टिव सिटीजन्स होंगे सिर्फ उन्हीं के पास क्या होगा, राइट टू वोट होगा। और पैसिव सिटीजन्स में क्या कर रहे हैं, जितने भी मेन कैटेगरी के लोग जो 25 ईयर से कम है वो और साथ साथ में क्या, वुमेन्स ऑफ फ्रांस, ऑल दी वुमेन्स नॉट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितने भी 25 ईयर, दैट मीन्स अब जो लोग बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, जो 25 ईयर से कम है और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, कितना, जो एक लेबर की 3 डे की अर्निंग उसके बराबर, वो सारे के सारे किस में रखे जा रहे हैं, पैसिव सिटीजन्स में रखे जा रहे हैं। और साथ में पैसिव सिटीजन्स में कौन रखा जा रहा है, वुमेन्स ऑफ फ्रांस। और ये क्या है, जो पैसिव सिटीजन्स है इनके पास क्या है, किसी भी टाइप का कोई वोटिंग राइट नहीं, नो वोटिंग राइट। वोटिंग राइट्स किसके पास है, आपके जो एक्टिव सिटीजन्स हैं उनके पास वोटिंग राइट है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई फ्रांस में 1791 में, इसने पहला काम क्या किया, इसने क्या करे, लिमिट कर दी पावर ऑफ द किंग। और ऑफ द किंग कैसी हो गई, लिमिटेड हो गई। पहला काम क्या किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने, किंग की पावर को लिमिट कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीजन्स कर दिया, एक्टिव सिटीजन्स में और पैसिव सिटीजन्स में। अब लोगों के पास राइट है किस चीज का, वोट करने का, लेकिन किसको, जो टैक्स पे कर रहे हैं और जिनकी एज 25 ईयर्स प्लस है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसने क्या कर दिया, राइट्स तो दिए किसको, मैंस को। और यहाँ पे एक वर्ड याद रखने लायक है, देखिए क्या लिखा हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। दैट मीन्स यहाँ पे कैसे सिटीजन्स की बात हो रही है, यहाँ पे उन्होंने एक्टिव सिटीजन्स को देखते हुए प्रेफरेंस देते हुए दिया है, लेकिन ये जो राइट्स हैं, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स आप देख रहे हो, जो राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, राइट टू ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कैसे राइट, ये सारे के सारे नेचुरल राइट्स हैं। दैट मीन्स कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन एंड वो किस स्टेट से आता है ये मैटर नहीं करता, कोई भी कैंडिडेट अगर फ्रांस में पैदा हो रहा है उसके पास ये सारे के सारे राइट्स होंगे। ये कैसे राइट्स, ये सारे के सारे नेचुरल राइट्स हैं। अगर आप पैदा हो रहे हैं फ्रांस में तो आपको ये सारे सारे राइट मिलेंगे, कौन कौन से, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। दैट मीन्स फ्रांस में पैदा होने वाले सारे कैंडिडेट्स, दैट मीन्स। लेकिन हालांकि जो वर्डिंग यूज हुई है वो क्या, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, कहीं पे वुमेन्स का नाम नहीं दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिकेट कर रहा है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी है तो अभी भी वो विमेंस को फेवर नहीं कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, नेचुरल राइट्स बना दिए गए हैं ये चारों, लेकिन कहीं पे भी स्पेशल ट्रीटमेंट विमेंस को नहीं देखने को मिल रहा है। अब लोग रिवोल्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ सिंबल्स या स्लोगन्स यूज करेंगे, तो उस तरह में क्या हो रहा है, जो फ्रांस के लोग हैं ये सारे के सारे पॉलिटिकल सिंबल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे के सारे पॉलिटिकल सिंबल्स यूज कर रहे हैं अपने आप को यूनाइट करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉलिटिकल सिंबल आप देख रहे हो क्या है, द ब्रोकन चेन। अब ब्रोकन चेन क्या सिंबलाइज कर रहा है, दैट मीन्स दे आर स्टैंडिंग फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। दैट मीन्स ये शो कर रहे हैं कि अब हम क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, हमारे ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं है। दैट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग द किंग,
अब ब्रोकन चेन क्या शो कर रहा है, दैट दे आर एक्टिंग लाइक जस्ट दे आर बिकमिंग फ्री। इसके बाद जो दूसरा सिंबल है, दूसरा सिंबल क्या है, द बंडल ऑफ रॉड्स, देख रहे हो आप, ये लकड़ियों का गट्ठर, इसमें क्या है, ये किस चीज का सिंबल है, ब्रोकन चेन क्या था, ये खुद को फ्री शो कर रहे हैं। ये जो गट्ठर शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये यूनिटी शो कर रहा है, कि दैट मीन्स अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो कैसे हैं, अब ये यूनाइट हो गए हैं। और ये जो आप देख रहे हो द आई विद इन अ ट्राइंगल, ये क्या चीज शो कर रहा है, ये नॉलेज शो कर रहा है। दैट मीन्स जो अब थर्ड स्टेट के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है अब वो चीज हमें क्या हो रही है, समझ में आ रही है। और जो सेप्टर देख रहे हैं आप, सेप्टर इज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। सेप्टर किस चीज का सिंबल है, ये सेप्टर है रॉयल पावर का। इसके बाद आप ये जो देख रहे हो, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसका क्या मतलब है, ना ही कोई फॉर्मेशन हो रही, नॉर भी, ना ही क्या हो रहा है, ना ही कोई किसी भी टाइप का कोई एंड हो रहा है, नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं रेड पाइथेगोरियन कैप जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्लेव्स यूज कर रहे हैं। स्लेव यूज करते थे, किस स्लेव बिकम, ये अब ये बता रहे हैं दैट दे बिकम फ्री। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं द विंग्ड वुमेन, ये है बेटा पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंबल क्या चीज सिंबलाइज कर रहा है। इसके बाद में लास्ट में बना हुआ है द लॉ टैबलेट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जो लॉ है वो सबके लिए क्या सेम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। पहले हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि फ्रांस में क्या था, पहले फ्रांस में क्या था, पहले फ्रांस में अब्सोल्यूट मोनार्की थी। अब्सोल्यूट मोनार्की का ये मतलब होता है कि सारा का सारा हेड कौन था, किंग था। अब्सोल्यूट मोनार्की के बाद फ्रांस में कैसी आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रिप्लेस करेगा रिपब्लिक, रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो होगी आपकी। अब क्या हो रहा है, अब किंग लुइस 16 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मान तो लेता है, लेकिन वो जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके किंग्स के साथ क्या करता है, सीक्रेट मीटिंग्स करता रहता है, सीक्रेट प्लानिंग करता रहता है, जो फ्रांस की जनता है, जो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने वाले लोग हैं उनको किसी टाइप से हटा दे। लेकिन ये बात पता चल जाती है वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने वाले लोग होते हैं, इससे पहले कि किंग लुइस 16 कुछ करता, ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लोग हैं ये 1792 में क्या कर देते हैं, ये खुद ही वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, कहाँ पे, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मैरी एटिनेट, और प्रूसिया, अब ये लोग हेल्प करने के लिए किंग लुइस 16 की क्यों रेडी हो जाते हैं। अब इनको ये लगता है कि जैसे फ्रांस की जनता ने किंग लुइस 16 के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, तो हो सकता है कि प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की भी जनता रिवोल्ट कर दे, उससे आइडल लेके, उससे इंस्पिरेशन लेके। तो ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, इस चीज के लिए वो रेडी हो जाते हैं किंग लुइस 16 की हेल्प करने के लिए। लेकिन ये बात पता चल जाती कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लोगों को, तो क्या होता है 1792 में ये खुद ही वॉर डिक्लेयर कर देते हैं प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। और इसी टाइम क्या होता है, ये जो मार्शलीज है उस टाइम ये पेट्रियोटिक सॉन्ग हुआ करता था। इसको किसने लिखा है, रॉजर डी एलिस्ले ने लिखा हुआ है। अब हालांकि ये मार्शलीज क्या है, फ्रांस का नेशनल एंथम। तो अब क्या हो रहा है, ये मार्शलीज मतलब एज अ स्लोगन यूज करते हुए गाते हुए लोग किंग के फोर्ट की तरफ आते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि जो किंग लुइस 16 है वो लॉयल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ, वो सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है। तो ये जो 1792 का वॉर है, इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रूसिया और ऑस्ट्रिया को क्या हरा देते हैं, जिससे किंग लुइस 16 के ये लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि लोग समझ चुके हैं, तो अब लोग क्या चाहते हैं, पूरी तरह से जो मोनार्की है फ्रांस की, लोग क्या करना चाहेंगे, पूरी तरह से फ्रांस की मोनार्की खत्म करना चाहेंगे। अब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, हमने देखा था कि उसने क्या किया, लोगों को बांट दिया दो भागों में, किसमें किसमें, एक्टिव सिटीजन्स में और पैसिव सिटीजन्स में, हुआ था।
अब लोगों को ये लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है फ्रांस में 1791 में, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए क्या हो गया, अब लोग पॉलिटिकल क्लब बना रहे हैं बहुत सारे, मतलब उन्हीं में से एक पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब। तो अब लोग डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कि कैसे, क्या उनका प्लान्स है, तो ये सारी चीज डिस्कशन करने के लोग पॉलिटिकल क्लब बना रहे थे। उन्हीं में से एक पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन्स क्लब, और इनका जो लीडर था, ये इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। और ये जो क्लब था, इसमें जैकोबिन क्लब में थर्ड स्टेट के लोग ही थे मोस्टली। तो अब लोग इस चीज के लिए, डिस्कशन के लिए क्लब बनाते थे, पॉलिटिकल क्लब, ताकि कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1791 का, इसमें सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनको राइट्स दिए गए हैं और जो गरीब लोग हैं उनको सप्रेस किया गया है। इसके लिए अब लोग क्या चाहते हैं, अब लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ये भी खत्म हो जाए। अब जो जैकोबिन क्लब के लोग हैं, अब वो क्या चाहते हैं, अब वो ये चाहते हैं कि दे वांट टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स अभी तक फ्रेंच सोसाइटी में लोग क्या थे, नी ब्रीचेस पहनते थे, लेकिन जो नोबल्स लोग हैं नी ब्रीचेस पहनते थे। अब नी ब्रीचेस जो पहनते थे ये नोबल्स लोग, तो ये जो जैकोबिन लोग क्लब के लोग हैं, इन्होंने क्या कहा कि हम अब ये फैशनेबल क्लॉथ्स ही नहीं पहनेंगे। ये सिंपली क्या पहनने लगे, ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने लगे। और इन्होंने साथ साथ में क्या रेड कैप पहन के रखी, जिनको मतलब सैन क्लोडोज मैन पहनते थे। ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, लिबर्टी सिंबलाइज। ये देख रहे हैं, ये जो क्लब कैप लगा रखी है इन्होंने, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, लिबर्टी सिंबलाइज कर रहा है। तो जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन एक टाइप का पॉलिटिकल क्लब था। इसका नाम जैकोबिन्स कैसे पड़ा है, एक चर्च था सेंट जैकोब पेरिस में, और इसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। और इसमें ज्यादातर जो लोग थे वो कौन से स्टेट के थे, थर्ड स्टेट के लोग। ये लोग क्या चाहते थे, अब ये लोग ये चाहते थे कि जो फ्रांस में जो राइट्स मिले वो किसको मिले, ज्यादातर अभी रिच लोगों को मिले हैं। तो राइट्स किसको मिलने चाहिए, थर्ड थर्ड स्टेट्स के लोगों को भी राइट मिलने चाहिए। सोशल और पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट कैसा, राइट टू वोट मिलना चाहिए। मिला था क्या इनको, नहीं मिला था। किनको मिल रहा था, जो लेबर की 3 डे की अर्निंग के बराबर टैक्स दे रहे थे, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट मिला हुआ था। अब क्या होता है कि 1792 को, 1792 में ये जो जैकोबिन्स क्लब के लोग होते हैं वो एक र्यूमर फैला देते हैं पूरे फ्रांस में, क्या कि जो किंग के सोल्जर्स हैं वो उन्हें मारने आ रहे हैं, और जो अभी तक फूड प्राइसेस हैं वो और हाई होने जा रहे हैं। इससे क्या होते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मार्च करते हैं किधर की तरफ, जो किंग का पैलेस है, किंग्स पैलेस की तरफ जाते हैं। कौन से लोग, फ्रांस के लोग। अब क्या र्यूमर फैल गया है कि किंग के जो आर्मी है वो आने आ रही, मारने आ रही नॉर्मल लोगों को। इससे लोग सोचते हैं कि किंग की आर्मी उसको मारे उससे पहले वो खुद रिवोल्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे किंग के पैलेस की तरफ जाते रहते हैं। फिर क्या होता है, 10 अगस्त को पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, जहाँ पे किंग लुइस साहब रह रहे हैं, वहां पे क्या करते हैं, जो हेड होता है उसका, दैट मीन्स कि जो वहां का टुलरेज का किंग्स का गार्ड का हेड होता है, उसको क्या कर देते हैं ये लोग, मार देते हैं। किंग्स गार्ड को मार देते हैं। जब किंग के गार्ड को मार देते हैं और धीरे से क्या करते हैं, वो पूरे फोर्ट में क्या करते हैं, फ्लरिश कर जाते हैं। अब जब पूरे फोर्ट में फ्लरिश कर जाते हैं तो जितने भी वहां पे प्रिजनर्स होते हैं, सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, सारे प्रिजनर्स को वहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, जो रॉयल फैमिली होती है उसको बंदी बना लेते हैं ये लोग। किंग्स के जो मतलब जो रॉयल फैमिली है उसको क्या करेंगे, इम्प्रिजन कर देंगे पहले। जो किंग लुइस 16 है और उनकी वाइफ है, इनको क्या कर देंगे, इम्प्रिजन कर देंगे ये लोग। इम्प्रिजन करने के लिए एक नेशनल असेंबली बनाते हैं ये लोग, और ये जो नेशनल असेंबली बनाते हैं इसको कन्वेंशन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे किंग लुइस 16 को ये लोग इम्प्रिजन कर देते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि ये 21, अभी ये 10 अगस्त को क्या कर रहे हैं, 10 अगस्त 1792 को
पैलेस पे अटैक कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही डेट आती है 21 सितंबर 1792 की, क्या करते थे, मोनार्की से क्या डिक्लेयर कर देते हैं खुद को ये लोग खुद को रिपब्लिक बता देते हैं। मोनार्की से ये लोग रिपब्लिक बन जाते हैं। जैसे ही मोनार्की से रिपब्लिक बनते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, एक जगह होती है प्लेस डीला कनकोर्ड करके, डीला कनकोर्ड, यहाँ पे ले जा करके ये लोग प्रिजन से किंग लुई 16 की डेथ कर देते हैं। दैट मीन्स मार देते हैं किंग लुई 16 को। और इस पे जो चार्ज लगाया जाता है वो ट्रेजन का, देशद्रोह का केस लगा के मारते हैं किंग लुई 16 को। समझ में आया कि अब क्या कर रहे हैं जैकोबिन क्लब के लोग, एक र्यूमर फैला दे रहे हैं। र्यूमर क्या फैला दे रहे हैं कि जो किंग की आर्मी है वो लोगों को मारने आ रही है, और जो फूड प्राइसेस है वो क्या कर रहे हैं, अब हाइक कर जाएंगे। तो लोग सोचते हैं कि इससे पहले वो मरे, वो खुद ही अटैक कर देते हैं जाके। 10 अगस्त 1792 को पैलेस पे जाके अटैक कर देते हैं, और सबसे पहले जो किंग का गार्ड होता है उसको मार देते हैं। जब उसको मार देते हैं, जो सारे के सारे जो प्रिजनर्स होते हैं उनको हटा देते हैं वहां से। इसके बाद ये लोग एक नेशनल असेंबली बनाते हैं जिसको कन्वेंशन कहते हैं। और इसके बाद ये क्या करते हैं, रॉयल फैमिली को जेल में डाल देते हैं, रॉयल फैमिली को जेल में डाल देते हैं। फिर इसके बाद 21 सितंबर को ये मोनार्की से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिपब्लिक में। फिर इसके बाद ये किंग लुई 16 को सजा दे देते हैं ट्रेजन की, जिसमें प्लेस डीला कनकोर्ड एक जगह होती है जहाँ पे किंग लुई 16 को मार दिया जाता है। अब क्या हुआ कि जब फ्रांस से मोनार्की खत्म हो गई, फ्रांस में रिपब्लिक आ गया, तो जो जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, वो क्या बनता है, कंट्री का हेड बनता है। तो ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी होता है ये बहुत खतरनाक कैंडिडेट है। इससे खतरनाक कोई कैंडिडेट फ्रांस में नहीं आया, इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड है इसको रेन ऑफ टेरर कहा गया है। अब जो टाइम पीरियड है 1793 से 1794 के बीच का, इसको हम क्या कर रहे हैं, रेन ऑफ टेरर, आतंक का काल बता रहे हैं इसको। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी क्या है, जैकोबिन का लीडर था, तो इसने क्या कर सबसे ज्यादा काम किया इसने किसमें, पनिशमेंट में। बहुत खतरनाक पनिशमेंट प्रोविजन ये लेके आया। इसने गुलाइटिन मशीन बनवाई थी। अब क्या हुआ, जैसे इसको जो भी अपने एनिमी लगते थे, मतलब रिपब्लिक के एनिमी, दैट मीन्स जो इसकी गवर्नमेंट के एनिमी हो, जैसे एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो गए, इनको ये क्या करता था, अरेस्ट कर देता था और सीधा सीधा क्या कर देता था, गुलाइटिन कर देता था। अगर वो कहीं से भी इनकी मिस्टेक पा रहा है तो ये इनको गुलाइटिन कर देगा। Then after he also issued a laws placing a minimum ceiling on wages and prices. That means प्राइस कौन फिक्स करेगा, ये जो आपके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी आ गए हैं। मीट एंड ब्रेड को भी इन्होंने रेसेंड कर दिया, दैट मीन्स इसके भी प्राइसेस फिक्स कर दिए। और इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर जो जिससे ब्रेड बनता था वो क्या कर दिया, बैन कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, फुल व्हाइट फ्लोर ब्रेड बनेगा सिर्फ। अब क्या है कि अब मीट एंड ब्रेड वर रेस्टोरेंट का मतलब ये होता है कि जैसे एक बार आप, मतलब इन्होंने डिसाइड कर दिया कि आपकी फैमिली को इतने ब्रेड जाने हैं तो सिर्फ इतने ही ब्रेड जाने हैं। अगर इन्होंने ये कह दिया कि इनकी आपकी फैमिली में सिर्फ 2 पैकेट ब्रेड पर डे जाएंगे तो 2 ही पैकेट ब्रेड जाएंगे, आप कम या ज्यादा नहीं ले सकते हो। और इसके साथ साथ आप, फ्रांस का स्टेपल फूड है ब्रेड, तो वहाँ पे हो सकता है अलग अलग फ्लेवर्स के बनते हों ब्रेड, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अब फ्रांस में सिर्फ एक ही टाइप का ब्रेड बनेगा, वो कैसे, फुल व्हाइट फ्लोर ब्रेड बनेगा फ्रांस में। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडरेशन की डिमांड कर दी। लेकिन अब क्या हुआ, ये हमारे जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी साहब थे ये सबको मार रहे थे। दैट मीन्स जो नॉवेल्स थे, क्लर्जी थे, और खुद के जो जैकोब क्लब के लोग थे, दैट मीन्स जो इनके ही क्लब के लोग थे उनको भी इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। जब अपने ही क्लब के लोगों को मारना इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया, और इनका भी वही हाल हुआ जो ये सबका करते थे। 1794 में इनको भी क्या कर दिया, गुलाइटेंड कर दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी कितने खतरनाक थे, समझ आया। 1793 से जो 1794 टाइम पीरियड है, वर्स्ट टाइम पीरियड था फ्रांस के लिए, इसीलिए हमने इसको रेन ऑफ टेरर कहा है। इनको जो भी अपना दुश्मन लगता था सीधा क्या करते थे, अरेस्ट करो और गुलाइटिन कर दो। अब गुलाइटिन क्या होता है, गुलाइटिन एक टाइप की मशीन होती है। उसमें क्या होता है, लोग को लिटा दिया जाता है और सीधा ब्लेड आती है और गर्दन काट देती है। अब ये देख रहे हो, ये जो मशीन दिख रही है आपको, यही है आपकी गुलाइटिन मशीन। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये है आपकी गुलाइटिन मशीन। इसमें क्या है, इसमें आपके दो पोल्स हैं, दो पोल्स के साथ साथ एक ब्लेड है।
ब्लेड, अब इसमें क्या है, पर्सन जो कैंडिडेट हो उसको देखिए इन्होंने लिटा के रखा हुआ है। इसमें क्या किया कर दिया जाता है, लोगों को लिटा दिया जाता था और सीधा क्या कर दिया उनकी गर्दन काट दी जाती थी। ये जो गुलाइटिन बनाई थी इसको डॉक्टर गुलाइटिन ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम भी गुलाइटिन मशीन रख दिया गया। डॉक्टर गुलाइटिन ने गुलाइटिन मशीन बनाई थी। और इसमें क्या होता था कि टू पोल्स हैं, इसमें ब्लेड लगा हुआ है जो पर्सन को बिहेडेड कर देगा, दैट मीन्स। और ये जो पॉलिसी थी ये रेन ऑफ टेरर के दौरान ही सिर्फ गुलाइटिन मशीन का यूज, जिसको भी मैक्स विलियम रॉबेस्पेरी पाता था कि हाँ इसको पनिशमेंट देना है, गिल्टी फाउंड कर रहा है, तो उसके उसमें क्या था, एक ही पनिशमेंट प्रोविजन था, इनको क्या कर देना, गुलाइटिन कर देना, इनको किसी भी टाइप की कोई छूट नहीं देना। सीधा क्या होता था, एक मेथड होता था कि अगर वो उसके मेथड से कोई एग्री नहीं कर रहा या उसकी पॉलिसी को लोग फॉलो नहीं कर रहे, जैसे उसने अब पॉलिसी बना दी कि अब मीट एंड ब्रेड क्या होंगे, रेशनड कर दिए, लिमिटेड दिए जाएंगे, फिक्स कर दिया गया। अब जैसे उसकी पॉलिसी से आप एग्री नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आपको सीधा सीधा अरेस्ट करेगा और फिर कहाँ पे ले जाएगा, सीधा गिल्टी मशीन पे ले जा रहा है। तो इसके साथ साथ अब ये जो मैक्सिमिलियम रॉबेस्पियरी थी इसने क्या किया, इसने चर्चेस को, जो चर्च थे उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बैरक्स और ऑफिसेस में। चर्चेज वर शट डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस। दैट मीन्स ये थर्ड स्टेट से आते थे मैक्स विलियम रॉबेस्पियरी, तो इसका ज्यादा रिलीजियस फेथ नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, चर्चेज को बैरक्स एंड ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। पहला काम इसने क्या किया था, इसने ब्रेड एंड मीट को क्या कर दिया, रेशनड कर दिया। इसके साथ साथ इसने क्या किया, चर्चेस को बैरक्स एंड ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। और इन्होंने क्या किया, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट सिस्टम लागू कर दिया कि अगर ये किसी को गिल्टी फाउंड करेंगे तो क्या कर देंगे, सीधा सीधा इनको गुलाइटिन कर देना है। और इनकी कोई भी मतलब दूसरी पनिशमेंट पॉलिसी नहीं है। तो ये है रेन ऑफ टेरर, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेन ऑफ टेरर। आपको इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड है 1793 से 1794, एक ही साल चल पाया रेन ऑफ टेरर। अब क्योंकि अब थर्ड स्टेट के लोग भी समझ गए थे कि अगर थर्ड स्टेट के लोगों के हाथ में पावर आ रही है तो क्या हो रहा है, एक तरह से बहुत रॉन्ग यूज हो, इतना खतरनाक प्रोविजन तो किंग लुइस 16 का भी नहीं था जितना मैक्सिमिलियम रॉबेस्पियरी ने यहाँ पे कर दिया टेरर जैसा रूल। अब क्या होता है कि जैसे जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट गिरती है तो अब फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और जो क्या डिनाई कर देता है, राइट टू वोट नॉन प्रॉपर्टीड मैन, दैट मीन्स अब क्या है, अब लोगों के पास कोई भी किसी भी टाइप का कोई राइट टू वोट नहीं है। अब क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करें, डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स है, 5 एग्जीक्यूटिव है डायरेक्टरी में। हालांकि कि अब क्या है, क्योंकि अब इसमें आपस में ही क्लैश हो जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसमिस कर दी जाती है, तो इससे क्या होता है, एक पॉलिटिकल नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये देख रहा है कि जो फ्रांस की पॉलिटिकल कंडीशन है वो कैसी अनस्टेबल है, अनस्टेबल है क्योंकि अब ये जो डायरेक्टरी आई है अपॉइंट होके आई है। अब इसका कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं, अब लोगों की जो आइडियोलॉजी यहाँ पे डिफर कर रही है, कोई किसी चीज पे काम करना चाहता है, कोई दूसरी चीज पे काम कर, अब आइडियोलॉजी डिफर कर रही है। तो अब क्या है, आपस में क्लैसेस स्टार्ट हो गए। अब जब क्लैसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो जब क्लैसेस स्टार्ट हो गए तो क्या होगा, क्या डायरेक्टरी चल पाएगी, डायरेक्टरी बिल्कुल नहीं चल पाएगी। अगर किसी भी ग्रुप में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं तो कहीं ना कहीं क्लैश कर जाएगी, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डिसिमल करना पड़ेगा, डिसमिस करना ही पड़ेगा। अब इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे ही फ्रांस की देखता है नेपोलियन बोनापार्टे, वो क्या होता है, धीरे से फिर यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है, कौन, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का ही फायदा उठा के फ्रांस में रूल करना स्टार्ट कर देता है। और चैप्टर में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो नेपोलियन बोनापार्टे की पढ़ें। ये था हमारा इस वीडियो में, जो हमने डिसाइड किया था क्या क्या इस वीडियो में पढ़ना है। पहला टॉपिक हमने डिसाइड किया था कि फ्रेंच सोसाइटी पढ़नी है ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। इसके बाद हमने पढ़ा था आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा क्या रीजंस थे रिवॉल्यूशन होने के। एंड योर थर्ड वन इज हाउ फ्रांस abolishes monarchy and becomes republic। मोनार्की से किस में कन्वर्ट हो गया, रिपब्लिक में।
अब रिपब्लिक से किस में कन्वर्ट हो गए, डायरेक्टरी में। ये था हमारा पूरा वीडियो। तो ये था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा आपका। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो भी आपने समझा इसमें, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये टॉपिक, ये वीडियो, ताकि जो पार्ट 2 है जल्दी से जल्दी लाया जा सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू द बेस्ट।